सिर्फ 6 महीने के एक वायरस ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात लगे हैं, लेकिन अभी तक इसका रामबाण इलाज नहीं ढूंढा जा सका। कई सारी दवाएं और थेरेपी पे काम हो रहा है, लेकिन सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। उन्हीं में से एक है प्लाज्मा थेरेपी। कई सारे बड़े देशों में इस पर सहमति बनी है और काम शुरू हो गया है। भारत में भी आईसीएमआर की अनुमति के बाद कई अस्पतालों ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। इसके मिक्स परिणाम मिले हैं। दिल्ली में एक पेशेंट के ठीक होने का दावा किया गया है, वहीं मुंबई में एक पेशेंट की मौत हो गई। और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहकर सबको संशय में डाल दिया है कि ये इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में पता नहीं और ये इलीगल है। तो बाकी देशों में क्या हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम में क्या स्थिति है? इस थेरेपी को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? इस बारे में आज हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अविरल वत्सा हमारे साथ हैं। डॉक्टर अविरल वत्स एनएचएस स्कॉटलैंड में कार्यरत हैं। डॉक्टर वत्सा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वत्स, यूके में क्या स्थिति है प्लाज्मा थेरेपी की? सबसे पहले उसके बारे में बताएं, कौन से स्टेज पे हैं आप? जी जी, यूके में जो प्लाज्मा थेरेपी है वो अभी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की तरह ही लिया जा रहा है और अभी तक उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वाइडली यूज ज्यादा नहीं यूज कर रहे थे और कल ही इसकी परमिशन दी गई है। इस पे क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है जो कि पूरा पूरा यूके वाइड है, जो पूरे यूके में उसमें पेशेंट्स को इंक्लूड करके उनको दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर फिर उनको ट्रीटमेंट देकर देखा जाएगा कि उस पर असर पेशेंट पर असर है कि नहीं है। और उसके चलते अभी उन्होंने डोनर्स को भी इनवाइट किया है कि जो ठीक हो चुके हैं वो आकर हमें अगर प्लाज्मा डोनेट करें तो वो काफी लाभदायक होगा। तो अभी यूके में ये स्टेज है कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो गए। हम्म। ऐसा मैंने सुना है कि करीब 150 डोनर ने रजिस्टर किया है यूके में और कुछ 6000 के भी ऊपर हैं जो लोग इस थेरेपी को लेना चाहते हैं। इसका मतलब लोगों में थोड़ा सा भरोसा है। तो जो संशय की स्थिति बनी है वो क्यों बनी है? जो परिणाम आए हैं पूरी दुनिया में, अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो क्या रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी, इसका मैं संशय यहाँ पे इस चीज का कोई संशय तो इतना नहीं है कि लोगों को कुछ कुछ डर हो या फिर सरकार को कोई डर हो। यहाँ पे जो सिस्टम होता है कि हम लोग एनएचएस में काम करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर है और इसमें जो भी हमने स्टेप्स लेने होते हैं वो बहुत सोच समझकर एक्सपर्ट्स बैठ के डिसाइड करते हैं, फिर हम उसको आगे आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें कई बार समय लग जाता है, पुराने एविडेंस को देखा जाता है, तो उसके चलते कई बार देर हो जाती है। दूसरा है कि इस ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो डोनर्स हैं उसका प्लाज्मा चाहिए होगा। उसका मतलब यह है कि काफी लोग ऐसे हों जो जिनको ये बीमारी हुई है और वो उसके बाद ठीक हो गए हैं, तो उनके शरीर में वो ठीक इसलिए हुए कि उनके शरीर में नेचुरली जो एंटीबॉडीज हैं वो बन गई। तो वो एंटीबॉडीज ने पहले तो उनके शरीर की वायरस को खत्म किया, अब वो एंटीबॉडीज उनके शरीर में हैं और वो एंटीबॉडीज को हम प्लाज्मा से जो हम ले सकते हैं वो लेकर पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो आप जैसे सोच सकते हैं कि ये सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं और इसमें इनको इनको पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काफी प्रोसेसेस हैं। तो वो सारा सिस्टम सेटअप करने में समय लग जाता है, इसीलिए यूके में भी देरी हुई। हम्म। जहां तक हम बात करते हैं कि ये जो थेरेपी है इसको लेकर संशय की बात करें तो ये तकरीबन एक 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 सदी पुरानी है। ये जो थेरेपी है कोई बिल्कुल नई थेरेपी नहीं है, सदी से चल रही है। स्पेनिश फ्लू हुआ था तब भी ये यूज की गई। उसके बाद हमारा इन्फ्लुएंजा फ्लू में हुई, सार्स वाला जो हुआ था उसमें भी ये यूज की गई। लेटेस्ट अभी जो इबोला का जो हुआ था, महामारी हुई थी, पैंडेमिक नहीं था, वो भी एपिडेमिक था, उसमें भी इसको यूज ट्राई किया गया। उसके जो नतीजे थे वो थोड़े मिक्स ही थे, जैसा अभी आपने कहा कि आजकल भी मिक्स है, वो तब से भी मिक्स ही हैं। शुरू के जो स्पेनिश फ्लू या सार्स या मेर्स मेर्स में तो इसका कुछ खास हमें इसका असर दिखा ही नहीं। इन्फ्लुएंजा में भी इन्फ्लुएंजा में थोड़ा असर दिखा था, लेकिन जो इबोला पे हमारे काफी साइंटिफिक तरीके से इसकी स्टडी करी गई तो उसमें इतना कुछ खास असर नहीं था। अब इसका मैं एक और ऐड कर दूं कि चाइना ने पहले कुछ पेशेंट्स पे ये ट्राई कर चुके हैं। तो पहले उन्होंने 5 पेशेंट्स पे ट्राई किया था शुरू में, वुहान में ही उन्होंने 6 पेशेंट्स को दिया था, सॉरी, और उनको 6 में से 5 के ऊपर तो बिल्कुल असर नहीं दिखा था। उसके बाद अभी एक मैं कल परसों ही देख रहा था, एक बहुत ही लेटेस्ट स्टडी आई है उनकी 10 पेशेंट्स के ऊपर, और 10 पेशेंट्स
पे जो असर है वो सिग्निफिकेंट है। उसमें दिखा जा रहा है कि जो उनके सिम्पटम्स हैं वो भी बेटर हुए हैं, जो उनके लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है वो भी बेटर अच्छी हुई हैं, जो उनकी वायरोलॉजी की रिपोर्ट है कि उनके अंदर वायरस कितनी है वो भी काफी इम्प्रूव की है, और जो धीरे धीरे जो उनका लंग्स का जो रेडियोलॉजिकल पिक्चर एक्सरे है वो भी बेटर हुआ है। तो उनके अब आप पहले कह और दूसरे सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या मतलब फ़र्क है? क्या उन्होंने कुछ जी। मेथोडोलॉजी चेंज की या जो डोनर है उसका ब्लड और ज़्यादा दिन बाद लिया? आई डोंट नो। हाँ। जी। जी, यही जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल सही बात कही है। यही जो चीज़ें हैं इन्हीं को जैसे करते हैं प्रमाणित करने के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करनी पड़ती हैं। अब जो पहली स्टडी चाइना की हुई थी जिसमें से 6 में से 5 को कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने ये जो ट्रीटमेंट था आई थिंक 20 दिन के बाद नहीं 16 या 17 दिन के बाद दिया था। तो तब उन्होंने कितनी मात्रा में जो कन्वालेसेंट प्लाज़्मा थेरेपी जो कन्वालेसेंट प्लाज़्मा है वो कितनी मात्रा में दिया, कितनी देर तक दिया, तो ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। इबोला में ये इसीलिए असरदार नहीं हुआ, वो वही कह रहे हैं कि उसका जो टाइमिंग था देने का, शायद वो ठीक नहीं था। जो दूसरी चाइनीज़ स्टडी है 10 पेशेंट्स की, उन्होंने एक खास 200 मिलीलीटर दिया है, और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो भी एक खास लेवल से ऊपर है, 1:800 की 80 की रेशियो से ज़्यादा उन्होंने लेकर दिया, तो वो भी असरदार हो सकता है। आप ये थेरेपी कब देते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पॉज़िटिव आ गए, तो आप शुरू के 5 दिन में ही अगर दे देंगे या तब देंगे जब तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन-कौन से क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं जिनको हम स्टडी करें कि ये इम्प्रूव हुए हैं। तो ये जो वेरिएशन है, इन्हीं को एक-एक करके साइंस को स्टडी करना है, इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ताकि हम ये जान सकें कि पेशेंट्स को किस दिन से हम दे सकें, कितनी मात्रा में दे सकें, कितनी बार दे सकें, और उससे हमें क्या-क्या फ़ायदे होंगे और वो फ़ायदे हमें कब तक, कितने महीनों तक वो बचा कर रखेंगे। तो यही जानने के लिए हमें ये क्लिनिकल ट्रायल्स करनी पड़ रही हैं। हुँ। तो यूके में कभी ये डिसीज़न हुआ है क्या कि हम डोनर से कितने दिन बाद लेंगे और कितनी मात्रा देंगे और किस स्टेज के पेशेंट को चुना जाएगा? शुरुआती जो आपके परीक्षण है उसमें? जी। यूके में जो अमाउंट है वो तकरीबन 400-500 मिलीलीटर के करीब का डोनेशन लेने का है। उनका जो ठीक होने से जो 28 दिन हैं, वो कम से कम उतने दिन तक वो ठीक रहें, वो ठीक होने के बाद तब वो उनसे लिया जाएगा जो जो सैंपल है। उसके बाद एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है कि कौन-कौन लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं, उनकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। आई थिंक प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं दे सकती हैं, या कुछ और ऐसी बीमारियाँ हैं जो पूरी लिस्ट है जो जो डोनेट नहीं कर सकते हैं। फिर ये वो लोग हैं जो पूरे यूके में एक 20 25 23 के करीब सिटीज़ हैं जिसमें वो खुद जाके डोनेट कर पाएँ फिज़िकली, वो भी उस क्राइटेरिया में है। तो ऐसे कई क्राइटेरियाज़ हैं जिसको लेकर अ, उनको उनको इंक्लूजन का जो कहते हैं कि उनको इंक्लूड किया जाएगा, वो डोनेट कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी है कि उनको कोविड हुआ हो, और उनको कोविड के जो सिम्पटम्स हैं वो हुए हों, या फिर उनको जो कोविड पॉज़िटिव टेस्ट है उससे वो पॉज़िटिव हुए हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं। हुँ। और किस स्टेज के पेशेंट को चुना जाएगा एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के लिए? किस स्टेज के कैसे मतलब कैसे कि क्या मतलब? जिसको हम देंगे, जो रिसिपिएंट होगा, वो कौन-सी कंडीशन में होना चाहिए? बहुत सीरियस पेशेंट में देने वाले हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन है, सिर्फ़ उनको ही देंगे? जी, मैं अगर मतलब आपको अमेरिका का भी इसमें बताऊँ और यूके का भी बताऊँ, इसमें सभी अलग-अलग स्टेजेस पे अमेरिका और यूके का मिक्स करके बताएँगे तो अलग-अलग स्टेजेस पे देकर देखने की कोशिश है। क्योंकि अगर हम जैसे पहले करें कि 15वें दिन देना चाहते हैं, जब वो वेंटिलेटर पे जाने के लिए तैयार हैं, तब देंगे। तो अगर हमारी एंटीबॉडीज़ का नंबर कम है तो जो हम जो डोनेटेड प्लाज़्मा दे रहे हैं, तो वो उस लेवल का ठीक नहीं कर पाएँगे। ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि अगर हम शुरू के 5 दिनों में ही उनको दे दें और वो उसी 5 दिनों में वायरस का जो अंदर वायरस बैठी है, वो उसको वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वायरस कम है तब उसका कितना ज़्यादा असर है, वो भी देखने के लिए ये जो अलग-अलग स्टेजेज़ हैं, शुरू के 5 दिन से लेकर बिल्कुल वेंटिलेटर तक जाने में, या वेंटिलेटर पे जाने के बाद की भी जो स्टेज है, इन सभी स्टेजेज़ पे अलग-अलग लैब्स में अलग-अलग कंट्रीज़ में इस पे शोध शुरू हो रहा है जी, क्लिनिकल ट्रायल्स का। हुँ। डॉक्टर साहब एक बार अगर प्लाज़्मा किसी को दिया है, तो उस पेशेंट को ठीक होने में कितना दिन लगता है? एक रेंज अगर आप बता सकें? जी, जो अभी देखा गया है, जो जिन स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें उन्होंने यही
जो क्विकली देखा कि क्लिनिकल सिम्पटम्स जो हैं वो 6 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। उनमें जो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो कम होने लग जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो 3-4 दिन में भी असर दिखने लग जाता है। तो कई ऐसे पेशेंट्स थे जो 3 या 4 दिन में वेंटिलेटर से 1 स्टेप नीचे आ गए। जो वेंटिलेटर से 1 स्टेप नीचे थे, वो 1 स्टेप और नीचे आ गए। तो 3-4 दिन में भी ये असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपके अंदर, मरीज़ के अंदर वायरस का लोड पहले से कितना है। अगर वायरस का लोड पहले से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि हमने मान लीजिए 15वें दिन या 20वें दिन इनको दिया, तो उनको ठीक होने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। अगर अगर ये लोड वायरस का पहले से ही कम है, तो ये जो है रिकवरी जो है, ये थोड़ी जल्दी और क्विक हो सकती है। ये एक एक रैशनल थॉट है, ये हो सकती है, इसको लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हुँ। और अगर एक किसी डोनर ने प्लाज़्मा डोनेट किया है, तो उससे कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? ये भी ये डिपेंड करता है कि उसके जो प्लाज़्मा जो डोनेट कर रहे हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी है, कितनी मात्रा में है। अगर उनकी एंटीबॉडीज़ की मात्रा जैसे मैंने कहा कि 1:800 है, सॉरी 1:80 है, तो उससे ज़्यादा जो है उसको असरदार माना जाता है। ये स्टडी हमने पहले जो आई थिंक सार्स में की थी कि ये मिनिमम होनी चाहिए। अब जो चाइना में जो स्टडी हुई है, उन्होंने 1:600 के रेशो में पेशेंट्स को दी, जो कि काफ़ी हाई है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एक पेशेंट के प्लाज़्मा के अंदर किस मात्रा में एंटीबॉडीज़ है। और वो फिर उस उतने ही नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम पूल इन कर सकते हैं, या एक पेशेंट का जो प्लाज़्मा होगा, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, मान लीजिए एक पेशेंट के प्लाज़्मा में 1:1000 के करीब हैं, तो वो जो है, वो वाला ख़ास प्लाज़्मा जो है, वो मल्टीपल पेशेंट्स को दिया जा सकता है। हुँ, हुँ। और ये जो पूरी प्रोसेस है डोनेशन की और सेपरेशन ऑफ प्लाज़्मा की और इसके स्टोरेज की, इसके बारे में भी अगर थोड़ा बताएँ? जी। मेरा मेरा ये एक्सपर्टीज़ का फ़ील्ड नहीं है, लेकिन अगर इसका मैं आपको मोटा-मोटा बताऊँ कि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, ये सिमिलर थोड़ा प्रोसीजर है। तो हमसे एक छोटी-सी बॉटल में 400-500 एमएल की बॉटल का प्लाज़्मा लिया जाता है, ब ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो वो ब्लड सैंपल जो ब्लड होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन होती है, जिसमें कि मल्टीपल जी, जो जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है, उसका मल्टीपल टाइम्स का फ़ोर्स उसको घुमाया जाता है, बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। तो जब उसपे इतना फ़ोर्स लगता है, तो जो उस सैंपल के अंदर सेल होते हैं और नॉन सेलुलर मटेरियल होता है, क्योंकि उनका जो भार है वो अलग-अलग है, उनका वेट जो अलग-अलग है, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। वो 1-2 अलग लेयर्स में बन जाते हैं। तो जब वो 2 अलग लेयर में बन जाते हैं, एक लेयर प्लाज़्मा की ब रह जाती है, दूसरी लेयर सेल्स की रह जाती है, जिसको कि हम आरबीसीज़ या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। जो दूसरी लेयर बचती है, जिसको हम प्लाज़्मा कहते हैं, उसको फिर निकाल लिया जाता है, उसको फिर टेस्ट किया जाता है। उसको टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिनको पहले वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। तो हमें पहले ये इंश्योर करना है कि वो वायरस उनके ब्लड में नहीं है। तो वो टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट करने के बाद जो उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, उनको एनरिच किया जाता है, फिर दैट इज़ रेडी टू बी यूज्ड इन द पेशेंट्स। ये जो डोनेशन वाला प्लाज़्मा है, ये ब्लड ग्रुप मैच करके यूज़ किया जाता है। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि इसका ब्लड ग्रुप मैच किया जाए, तब ताकि वो इम्यून रिएक्शन ना हो पेशेंट के डॉक्टर अंदर। ये अविरल जी, डॉक्टर अविरल इसके अलावा और कौन-सी थेरेपी का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा रहा है? क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन है या रेमडेसिविर है? जी। अ, देखिए, जो वायरस के अगेंस्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स कह लीजिए, या जो हमारे हमारे वेपन्स हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है, वो ये होता है कि वायरस की जो रेप्लिकेशन है, उसको कम किया जाए। हम वायरस वायरस को डायरेक्टली मार नहीं सकते हैं, तो वायरस की रेप्लिकेशन को कम किया जाए। तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, जैसे जो एचआईवी में यूज़ हुई हैं, उनके ऊपर यूज़ नहीं कहूँगा मैं, उनको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ट्राई किया जा रहा है। उन पे भी काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर जैसी हैं, वैसी वो उन ड्रग्स का हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरी तरह डिटेल में नहीं समझ में आता कि कैसे करती हैं, बट वो वायरस की रेप्लिकेशन को अलग-अलग एंजाइम्स के ऊपर, अलग-अलग उनके जो सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का बॉडी के अंदर, उस पे एक्ट करके उनको चेंज कर देते हैं।
आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन की बात की। इसका जो तरीका है एक्ट करने का वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये माना जाता है कि ये भी किसी अननोन वे के साथ वायरस के ऊपर एक्ट कर सकती है और हमारे हमारे शरीर में से जो वायरस का लोड है उसको कम कर सकती है। ये इसकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन की ट्राइज 1950-1960 से चल रही हैं, अलग-अलग वायरसेस के चलते। और ये इस पे काफ़ी स्टडी हो चुकी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं मिले हैं एंटीवायरस के हिसाब से। लेकिन सेल्स में इसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। उसके ही चलते ये माना जाता है कि ये शायद इस बार फिर से एक्ट करेंगी, लेकिन अभी इसके ऊपर एविडेंस जो है वो क्लियर नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी की तो हमने बात की है, वो भी चल रहा है। एक और चीज़ काफ़ी यूज़ में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही की जा रही है, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि स्टेरॉइड्स हैं। वो भी क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है कोविड के साथ। उसको इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, क्योंकि जब एक बार इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लंग्स में हो जाता है तो पानी भर जाता है, तो उसी के कारण हमें सांस आना में तकलीफ होती है और उसी से मृत्यु आगे चल के होती है। और उसका जो इन्फ्लेमेशन का जो पूरा स्टेप है, तो अंदर से हमें कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जिसके कारण हमारे ही शरीर को नुकसान होता है। तो उसको दबाने के लिए स्टेरॉइड्स भी ट्राई किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी डब्ल्यूएचओ हो या अमेरिका की जो नेशनल बॉडी है वो है या यूएस की है, वो कोई भी ऐसी कोई मेडिकेशन वो रिकमेंड नहीं करते कि रेगुलर बेसिस पे दी जाए। लेकिन यूएसएफडीए ने कल ही रेमडेसिविर को अप्रूव किया है। जी, उसका भी एज आई सेड उसके जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं दे आर क्वाइट गुड, दे आर प्रॉमिसिंग। लेकिन उनको उन पे भी अभी आगे जैसे कहते हैं कि अभी स्टेज हमारे पास ऐसी है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर पेशेंट हमारे सामने उनकी हालत तबीयत काफी खराब है और वो हमें दिख रहा है कि अगर उनका कुछ नहीं करेंगे तो वो मर सकते हैं, तो उसके लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन हैं उसका यूज होगा। तो उस लेवल के यूज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन जरूर दी है। लेकिन जो कॉमन यूज है कि अगर आप कहें कि हमें लग रहा है कि इनको कोविड है तो इनको क्या मेडिसिन दी जाए, उसके लिए अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं। और एक और ऐड कर दूं, सॉरी सॉरी टू कट यू, एक आईसीयूज में एक और चीज जो काफी यूज की जाती है उसको कहते हैं प्रोनिंग। आई थिंक आपने सुना होगा। तो प्रोनिंग एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी कारगर हैं। उसमें क्या है कि जो पेशेंट्स हैं वो बजाय बजाय कि अपनी पीठ पे उनको सारा टाइम लेटाने के, उनको पेट के बल लेटा दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो दिन में 18 घंटे 16 से 18 घंटे उनको पेट के बल लिटा देते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक उनको पेट के बल लिटाते हैं और फिर उसके बाद 8 घंटे पीठ के बल। इससे क्या है कि जो लंग्स हैं वो खुल जाते हैं और उससे जो लंग्स की जो सांस लेने की कैपेसिटी है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आती है और उससे वेंटिलेटर्स की कमी जो जरूरत है वो भी कम हो गई है और पेशेंट्स को वार्ड में भी मैनेज किया जाता है। तो वो भी एक काफी कारगर एज ए थेरेपेटिक टूल यूज किया जा रहा है। तो ये वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उनके लिए है या और भी पेशेंट्स के लिए? नहीं, ये जो है पेशेंट्स, देखिए जो पेशेंट उठ के चल फिर सकते हैं उनको इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। वो पेशेंट्स जो जिनकी मोबिलिटी कम है, जो ज्यादातर लेटे ही रह रहे हैं किसी भी कारण से, उनको इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये पेशेंट सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं, जो वेंटिलेटर से पहले वाली स्टेजेस हैं, वार्ड्स में भी हैं, लेकिन वो चल फिर नहीं सक रहे, किसी और कारण से वो नहीं उठकर बैठ पा रहे या चल नहीं पा रहे, तो उनको भी अगर आप पेट के बल नहीं भी लिटा सकते तो उनको एक साइड पे लिटाया जाता है, ताकि जो लंग्स हैं फिर भी एक लंग खुल जाएगा, फिर दूसरी साइड पे लिटाया जाएगा, तो वो उसका भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप चल फिर सक रहे हैं तो देन इट इज ओके, देन यू डोंट नीड टू डू। तो डॉक्टर साहब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एनएचएस में अभी रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दोनों इंक्लूड नहीं किया है कोविड के केस? इनको एज एन एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज चल रहा है और इसके ऊपर एक बहुत ही यूके वाइड एक और सेपरेट ट्रायल है जिसका नाम है रिकवरी। सॉरी, वो ट्रायल शुरू हो गई थी एंड ऑफ मार्च में और उसमें से पेशेंट्स रिक्रूट इन हो रहे हैं और उसमें ये सारी जो ड्रग्स का हमने नाम लिया वो सभी इंक्लूडेड है। तो उसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा प्लस
इनमें से एक-एक ड्रग जो भी जिस हॉस्पिटल में जिन्होंने कोई भी ड्रग ट्राई की है, वो वाले पेशेंट्स को उन पे एनालाइज़ करेंगे। तो जो ये नेशन वाइड जो ये वाली ट्रायल है, इसमें ये सारी ड्रग्स पे क्लिनिकल ट्रायल शुरू है। एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, एक्सपेरिमेंटल थेरेपी डेफिनिटली है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।